स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तबीयत ख़राब होने के कारण आपको वीडियो नहीं मिल पा रहा था और कुछ सुस्त होने के बाद आज फिर मैं आपके सामने वीडियो लेकर आया हूँ। तो पढ़ेंगे हम लोग, आगे सीखेंगे। मुझे उम्मीद है कि पिछले वाले वीडियो में आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। निर्देशांक क्या है, भुज क्या है, कोटि क्या है, एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु को हम कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं, कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में होगा, कौन सा बिंदु द्वितीय चतुर्थांश में होगा, कार्तीय तल क्यों कहते हैं, उसका जनक कौन है। ये सारी बातें हम लोगों ने पिछले क्लास में सीखी थी। अब हम लोग कुछ नए फार्मूले जानेंगे जिनको आपने रटा होगा, याद कर लिया होगा। हम चाहते हैं कि आप बेसिक बातों को सीखें। जब भी कभी कहीं पर भी जाएं तो आप समझें कि हाँ, ये चीज़ें कैसे हो रही हैं, कहाँ से हो रही हैं, ये बातें आपके समझ में आनी चाहिए। तो प्रिय बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग जानेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र। बेसिक से ले चल रहा हूँ ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र के बीच की दूरी का सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला जिसे कहते हैं। यानी अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी, कार्तीय तल में स्थित दो बिंदु हैं और उनके बीच की दूरी हमको निकालनी है, तो हम लोग कैसे निकालेंगे, इस पर हम लोग जानेंगे, चर्चा करेंगे और समझेंगे। तो बेटा लोग, आपको ये जानना है कि ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ये प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय तृतीय चतुर्थ। मैंने मान लिया कि दो बिंदु प्रथम चतुर्थांश में ही है। जरूर नहीं कि बिंदु कहीं पर भी हो सकते हैं, लेकिन समझने के लिए हम लोग मानते हैं कि दो बिंदु हैं। एक बिंदु यहाँ पर है, इस बिंदु को हमने क्या कहा, इस बिंदु को हमने माना x1, y1। और दूसरा जो बिंदु है यहाँ पर है, इस बिंदु को हमने क्या माना, x2, y2। यानी दो बिंदु हैं और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालनी है। यानी अगर मैं इस बिंदु को a मानता हूँ और इस बिंदु को b मानता हूँ, तो मुझे a से b तक की दूरी निकालनी है, यानी AB निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमारे पास कौन सा फार्मूला मिलेगा, उस पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो अब आपके मन में आएगा, सोच सकते हैं कि सर यहाँ पर x1, y1, यहाँ पर x2, y2 ले लें तो क्या कोई दिक्कत हो जाएगी। मेरा उत्तर होगा नहीं। x1, y1 और x2, y2 कोई भी बिंदु है और ये बिंदु कोई जरूरी नहीं कि केवल प्रथम चतुर्थांश में हो सकते हैं। मैंने पहले ही बता दिया, दूसरे में भी हो सकते हैं, तीसरे में, कहीं पर भी, ये नहीं होगी। तो ये एक जो है आपको समझाने के लिए प्रथम चतुर्थांश में ले लिया गया, इसलिए आप चिंतित नहीं होंगे। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर यहाँ पर आपको इस बिंदु पर पहुँचना है तो मैं एक ऐसे रेखा खींच लूँ, तो आपको बताया गया कि यहाँ पर पहुँचने के लिए सबसे पहले लोग चलते कहाँ से, मूल बिंदु से। और इससे यहाँ पर पहुँचने के लिए पहले हम किधर जाएंगे, दाहिनी तरफ जाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। और फिर हम ऊपर जाएंगे और बिंदु ए पर पहुँच जाएंगे। तो दाहिनी ओर कितनी दूरी हम लोग, यहाँ इस बिंदु का निर्देशांक x1 दिया हुआ, पहले x1, y1 दिया हुआ है। भुज कितना दिया हुआ है, x1। इसका मतलब x अक्ष की अनुदिश चली गई दूरी कितनी हो गई, x1। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी आपकी, x1। मुझे लगता है क्लियर हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये क्या होगी आपकी, y1। यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, y1। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी तरह से अगर मैं इस बिंदु की बात करूँ तो यहाँ तक पहुँचने के लिए, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या होगा, मुझे यहाँ से यहाँ तक, पहले यहाँ से, यानी यहाँ से मुझे कहाँ जाना पड़ेगा, पहले यहाँ जाना पड़ेगा और फिर ऊपर जाना पड़ेगा। तो इस बिंदु का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, x2, y2 दिया हुआ है। इसका मतलब है यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, x2 होगी। और ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, y2 होगी। ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, y2 होगी। ये बात समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा मुझे लगता है। अब अगर मुझे क्या निकालना है, ए भी निकालना है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ए से बी को क्या कर दिया,
मिला दिया, ए से बी को क्या कर दिया मैंने, मिला दिया। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर मैं आपसे पूछूं और मैंने फिर इससे इसको मिला दिया, सीधा सरल रेखा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x1 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x2 है। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी कि नहीं होगी? यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, x2, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी, x1। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, x2 माइनस x1। और अगर ये दूरी x2 माइनस x1 है तो यहाँ से ये दूरी भी कितनी होगी, x2 माइनस x1 होगी, क्योंकि ये समांतर है, ये 90 अंश का कोण बना रहा है। तो जितनी दूरी ये होगी उतनी ही दूरी ये होगी। मुझे लगता है इतना समझ में आ गया होगा। अब प्रिय बच्चों फिर से आप ध्यान दें, अगर ये दूरी y1 है, वो ध्यान से देखिए, ये दूरी y1 है तो इसके सामने वाली ये जो भुजा होगी वो भी कितनी होगी, y1 होगी कि नहीं होगी, y1 ही होगी। और फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है y2 है, दिख रहा होगा आपको, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, y1 है। क्या है, y1 है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी y2, यहाँ से वहाँ तक की दूरी y1। तो अगर y2 में से y1 को मैं घटा दूँ तो ये दूरी मिल जाएगी, मिल जाएगी जी हाँ, मिल जाएगी। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कितना, y2, ध्यान दीजिए, y2 माइनस y1, ये दूरी कितनी हो जाएगी, y2 माइनस y1 हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब अगर मैं इसकी चर्चा करूँ आपसे तो ये 90 अंश होगा कि नहीं होगा? अगर इसको मैं C नाम दूँ तो अगर मैं त्रिभुज ABC की चर्चा करूँ, त्रिभुज ABC की चर्चा करूँ तो ये कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं? जी हम लोग लगा सकते हैं। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसमें 90 अंश ये है तो इसके सामने की भुजा कर्ण कौन होगी, AB क्या हो गया, कर्ण हो गया, है कि नहीं है? और शेष दोनों भुजाएं कौन कौन बची, AC बची और CB बची कि नहीं बची? तो हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, AB का जो स्क्वायर है उससे इस दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होगा। तो यानी AC के स्क्वायर और BC या CB के स्क्वायर के बराबर होगा। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, इसलिए AB स्क्वायर बराबर AC कितना दिया बेटा, x2 माइनस x1। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्या लिखा हुआ, CB। तो CB की वैल्यू कितनी दी हुई बेटा, y2 माइनस y1। तो यहाँ पर हो गया y2 माइनस y1। अब अगर A से B तक की जो दूरी है वो क्या हो गया, हमने क्या मान लिया, D मान लिया। तो AB स्क्वायर की जहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, D स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगाया, स्क्वायर लगा दिया। तो D स्क्वायर बराबर कितना आ गया, यहीं पर लिख दूँ मैं, AB की जहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, यही लिख दिया मैंने D स्क्वायर। इसलिए D बराबर हो जाएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये हो गया फार्मूला जो आपने कक्षा 10 में याद कर लिया होगा, उसके प्रूफ के बारे में आप लोग नहीं गए होंगे। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा कि अगर दो बिंदु x1 कामा y1 है, दूसरा बिंदु क्या है, x2 कामा y2 है, तो उनके बीच की जो दूरी होगी वो क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर के बराबर होगा। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर अगर हम x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर या प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख दूँ तो क्या गलत हो जाएगा? मेरा उत्तर होगा नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वर्ग यहाँ पर होल स्क्वायर है तो वर्ग करने पर चाहे a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखें तब भी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा, और चाहे b माइनस a का होल स्क्वायर लिखेंगे तब भी b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ab मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए हम
यहाँ पर x1 x2 इसी फार्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये है इट इज़ द डिस्टेंस फार्मूला, इसको हम लोग लगाएंगे और उससे दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम प्राप्त करेंगे, और कई सवाल इससे हम लोग लगाएंगे। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जैसे मान लीजिए कह दिया कि सवाल में एक सवाल क्या दे दिया कि 3,4 और 5,7 के बीच की दूरी निकालिए, या -3,4 और 5,-7 के बीच की दूरी निकालिए। तो आप पहले बिंदु को क्या मान लेंगे, आप इसको यहाँ पर लिखेंगे x1 और ये हो गया y1, यहाँ पर हो गया x2, यहाँ पर हो गया y2। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है तो आप d बराबर लगा देंगे, चाहे ऊपर वाला फार्मूला लगाए चाहे नीचे वाला। क्या लिखेंगे, d बराबर अंडर रूट क्या लिखेंगे यहाँ पर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ तो x1 की वैल्यू कितनी है -3, तो -3 लिख दिया, फिर माइनस लगा हुआ है तो माइनस लगा दिया, फिर लिखा हुआ x2 की वैल्यू 5 है तो क्या लिख दिया 5 -3 -5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 4 है तो 4 लिख दिया मैंने, माइनस लगा दिया क्योंकि यहाँ पर माइनस है। y2 की वैल्यू कितनी है -7, तो माइनस एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और 4 + 7 हो जाएगा। अब यहाँ से d = किसकी हो जाएगा, अंडर रूट -3 और -5 -8 हो जाएगा, समान चिन्ह जुड़ जाएंगे, और +4 + 7 कितना हो जाएगा 11 का होल स्क्वायर। इसलिए d = किसकी हो जाएगा, अंडर रूट -8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +64, और 11 का स्क्वायर हो गया 121। देयरफॉर d = किसकी हो गया, अंडर रूट 185। क्लियर होगा कि नहीं हो गया? तो ये हो गया d बराबर, यहाँ पर लिख दीजिए मात्रक। अब ये मात्रक का मतलब क्या है, अब मात्रक का मतलब क्या, कहीं कहीं मात्रक लिखा रहेगा या कहीं कहीं इकाई लिखा रहेगा, या आप चाहे इसके आगे क्या लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे या क्या लिखेंगे, इकाई। अब आप पूछेंगे ऐसा क्यों कह रहे हैं सर, तो इसका कारण ये है मेरे बच्चों, क्योंकि दूरी है और दूरी एक राशि है, और राशि का मात्रक या तो फुट होगा या तो सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर, एनीथिंग, यानी दूरी का कोई ना कोई मात्रक होगा कि नहीं होगा। इसीलिए यहाँ पर इसके आगे क्या लिख दिया जाता है, मात्रक लिख दिया जाता है। मुझे लगता है समझ में आ गया, चाहे मात्रक लिखा जाएगा चाहे इकाई लिखा जाएगा। क्यों लिखा जाएगा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर इसका वर्गमूल निकल जाता तो हम लोग वर्गमूल निकाल लेते हैं, या दशमलव में निकालना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी को याद करने के लिए हम लोग इस सूत्र का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत से सवाल लगाने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो चीज़ें हम लोग आगे सीखेंगे, जानेंगे। लेकिन हाल फिलहाल में अभी हम लोग टॉपिक सीख रहे हैं, जो मूलभूत बातें हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो आगे अब हम लोग एक नए टॉपिक को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दो बिंदुओं के लिए विभाजन का सूत्र। दो बिंदुओं के लिए विभाजन का सूत्र। अब ये दो बिंदुओं के लिए विभाजन का सूत्र कक्षा 10 में जो आपने पढ़ा वो NCERT के हिसाब से, अगर पहले आप पढ़ते मनोहरे की किताब को या अजय अग्रवाल की किताब को पढ़ा होगा आपने, तो उसमें पूरी बातें हैं। क्योंकि NCERT में कक्षा 10 में बहुत सीमित बातें बताई गई हैं, ताकि जो ये पता है कि बच्चे को 11 में पढ़ना है उन चीज़ों को, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर विस्तृत रूप से उन चीज़ों के बारे में जानेंगे कि विभाजन, यहाँ पर विभाजन सूत्र क्या होता है और कैसे हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग इनको दो तरह से समझेंगे, दो बातें जानेंगे। एक अंतः विभाजन,
और दूसरा बाह्यता विभाजन। बाह्यता विभाजन, एक इंटरनली और एक एक्सटर्नली। सेक्शन फार्मूला फॉर 2 पॉइंट्स। क्लियर? अब दोनों में क्या अंतर है इसको जानेंगे, समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे अगर दो बिंदु क्या है, यहाँ समझिएगा, अभी समझ में आ जाएगा। यहाँ से अगर दो बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ पर x1, y1 है और ये बिंदु यहाँ पर है x2, y2। ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और एक बिंदु P है यहाँ पर, जिसका निर्देशांक कितना है x, y है। तो ये जो बिंदु P है वो इन दोनों के बीच में है और इनको किस अनुपात में विभाजित करता है? यम अनुपात यन के अनुपात में विभाजित करता है। तो यानी तो ये कौन सा विभाजन हो गया? अंतः विभाजन। अंतः मतलब अंदर, यानी जो बिंदु P है वो A और B इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के बीच में। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बीच मतलब बीचों बीच नहीं, बीच में, एनीवेयर। क्लियर हो गया? यानी बिंदु P बिंदु A और बिंदु B को किस अनुपात में विभाजित करता है? यम अनुपात यन के अनुपात में विभाजित करता है। यानी ये भी हम कह सकते हैं सरल भाषा में, अगर इसको हम बोलना चाहें तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि यदि A से P तक की दूरी m है तो P से B तक की दूरी कितनी होगी? n होगी। ऐसा हम बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? अब यही बात अगर मैं बाह्यता विभाजन के लिए बात करूं तो यहाँ पर एक बिंदु क्या है? A है, इसका निर्देशांक कितना है? x1, y1 है। दूसरा बिंदु यहाँ पर है x2, y2 है। B और जो बिंदु P है वो इसके बीच में नहीं है बल्कि यहाँ पर है। इन दोनों बिंदुओं के बीच में नहीं है बल्कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को जो आगे बढ़ाया जाता है उसी रेखा पर, तो वहाँ पर कहीं पर बिंदु क्या बनता है? P। यानी ये बिंदु क्या हो गया? x, y। बिंदु P जिसका निर्देशांक x, y है। तो दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा मुझे लगता है। यहाँ पर बिंदु P इन दोनों बिंदुओं के मिलाने वाली रेखाखंड के बीच में है। यहाँ पर बिंदु P इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के क्या है? बाहर है। और वही बात जैसे यहाँ पर बताया गया था कि बिंदु P से A तक की दूरी m है और बिंदु P से अगर बिंदु A से बिंदु P की दूरी m है तो बिंदु P से बिंदु B की दूरी कितनी मानी जाएगी? n मानी जाएगी। तो यहाँ से ऐसे यहाँ पर भी हमको जानना है कि बिंदु A से अगर P की दूरी कितनी है? m है, तो बिंदु B से बिंदु P की जो दूरी होगी वो कितनी होगी? n होगी। समझ आ गया? यानी यहाँ पर हम बोलेंगे कि यहाँ पर बिंदु P जिसका निर्देशांक x, y है, बिंदु A, B को यम अनुपात यन के अनुपात में अंतः विभाजित करता है। यहाँ पर हम कहेंगे कि जो है बिंदु P A और B को यम अनुपात यन के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो अब हम लोग इस बिंदु का निर्देशांक, जो बिंदु x, y है, वो उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना चाहते हैं जो इन दोनों बिंदुओं को यम अनुपात यन के अनुपात में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है या तो बाह्यता विभाजित करता है। तो हम लोग उसी पर चर्चा करें। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्तीय तल बनाते हैं हम लोग। आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत होगी तो पूछिएगा। यहाँ भी कार्तीय तल बनाया, सेम ऐसे ही यहाँ पर भी कार्तीय तल बनाएंगे। आराम से समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर इस बिंदु, इस रेखा को मैंने यहाँ पर, इस बिंदु को हमने यहाँ पर मान लिया, इस बिंदु को माना मैंने A। कितना है ये? x1, y1। ये बिंदु हो गया आपका B, इसका निर्देशांक कितना हो गया? x2, y2। इन दोनों को मिलाने वाला ये क्या हो गया? रेखा खंड हो गया। और यहाँ पर ये बिंदु P है जिसका निर्देशांक कितना है? x,
y है और जो इसको m और n के अनुपात में क्या करता है, विभाजित करता है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? नीचे लिख दूँ ताकि आपको क्लियर हो, ये m और ये n हो गया। अच्छा, अब फिर अभी इसके पहले हमने आपको समझाया है कि अगर मैं इससे इसको मिला दूँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी बच्चों, x1 होगी कि नहीं होगी? जी हाँ होगी। और ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी बच्चों, y1 होगी कि नहीं होगी? जी हाँ होगी। इसी तरह से अगर मैं इससे इसको मिला दूँ तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, x होगी कि नहीं होगी? और अगर मैं इससे इसकी बात करूँ तो ये दूरी कितनी होगी, y होगी कि नहीं होगी? ध्यान से समझिएगा, चित्र छोटा बनना है लेकिन समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर मैं इससे इसको मिला दूँ तो आपको दिखना है कि यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो कितनी होगी, x2 होगी। और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, y2। क्लियर हो गया? पहले अंतर विभाजन के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर बाह्यता विभाजन के बारे में बता दूंगा। ऐसे पहले इसको समझिए। अभी हम लोग मान रहे हैं कि अंतर विभाजन के बारे में चर्चा हो रही है। तो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ तो ये अगर y1 है बेटा तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है ये भी कितनी होगी, y1 ही होगी। कोई दिक्कत है? मुझे लगता नहीं होगी। अच्छा, फिर देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x1 है। तो ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, x माइनस x1। ये जो दूरी होगी वो कितनी होगी, x माइनस x1। मुझे लगता है समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब प्रिय बच्चों अगर ये दूरी x माइनस x1 है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, मैं जो थोड़ा सा इसको कॉम्प्लिकेशन से बचाने के लिए c लिख दे रहा हूँ और d लिख दे रहा हूँ। तो अगर मैं AD की बात करूँ, किसकी बात करूँ, AD की बात करूँ, तो AD भी कितना होगा, x माइनस x1 ही होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। यानी ये जो दूरी होगी, AD जो दूरी होगी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस x1। ये m है, इधर ये m है और ये n है, यानी AP और PB का जो अनुपात है m। अच्छा ठीक है, ये x माइनस x1 हो गया। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, y1 है। ये पूरी दूरी कितनी है, y है। तो ये जो बचा बेटा वो क्या हो जाएगा, y माइनस y1 हो जाएगा। यानी यहाँ ये जो दूरी है, ये जो दूरी है, ये वाली जिससे मेरा मार्कर चल रहा है, ये कितना होगा, y माइनस y1 हो जाएगा। यानी जो PV है, मैं अलग से लिख दे रहा हूँ, AD कितना हो गया, x माइनस x1 हो गया है। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। और PD जो दूरी है, वो PD जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, y माइनस y1। ये बात क्लियर होगी कि नहीं होगी? अलग से लिख दिया ताकि आपके समझ में आ जाए, कन्फ्यूजन ना हो। चित्र छोटा बन गया इसलिए। अब इसी तरह से मेरे बच्चों अगर ये दूरी y है, ये दूरी क्या है आपकी, y है, ध्यान समझिएगा। तो अगर मैं इसको ऐसे मिला दूँ, इसको ऐसे मिला दूँ, और ध्यान समझिएगा, इसको ऐसे मिला दूँ तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी, y ही होगी। होगी कि नहीं होगी? यानी इसको अगर मैं मान लूँ, क्या मान लूँ, इसको मैं E मान लूँ, इसको मैं F मान लूँ, इसको मैं G मान लूँ। तो अगर मैं कहूँ EF कितना होगा, तो EF PG के बराबर होगा। और PG किसके बराबर है, y के बराबर है, इसलिए EF भी क्या होगा, y के बराबर होगा। और जबकि B से F की जो दूरी है वो कितनी है, y2 है। तो अगर मैं कहूँ, इसको थोड़ा सा मिटा दूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाए। अब इतना, अब ज़्यादा क्लियर हो जाएगा।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, y है, तो ये भी दूरी कितनी होगी, y ही होगी कि नहीं होगी। तो जब ये दूरी y हो गई, EF दूरी y हो गई, सी का कोई मतलब नहीं रह गया, इसकी कोई जरूरत नहीं रह गई। तो EF दूरी कितनी है, अगर y है तो, और यहाँ B से F तक की जो दूरी है वो कितनी है, y2 है। तो y2 में से अगर हम y को घटा देंगे तो मुझे BE मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा। तो BE बराबर मैं लिख सकता हूँ, BE बराबर मैं लिख सकता हूँ y2 माइनस y1। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, सो में आ गया होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग किसकी बात करेंगे, P, किसकी बात करेंगे, P की। अच्छा, अब P किसके बराबर होगा, P GF के बराबर होगा। तो अब GF कैसे मिलेगा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x2 है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, x है। तो अगर x2 में से मैं x को घटा दूंगा तो क्या मिल जाएगा, GF मिल जाएगा, नहीं मिल जाएगा, जी हाँ मिल जाएगा। यानी ये जो दूरी है वो x2 माइनस एक्स हो गई, G से F तक की जो दूरी है वो x2 माइनस एक्स हो गई। इसलिए जो PE होगा वो भी किसके बराबर होगा, x2 माइनस एक्स के, यानी PE बराबर लिखेंगे GF के, और GF बराबर किसके होगा, x2 माइनस एक्स की। मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रिय बच्चों, अब अगर आप त्रिभुज इसको देखें, किसको, त्रिभुज PAD, त्रिभुज PAD तथा त्रिभुज BPE को देखें, त्रिभुज PAD तथा त्रिभुज BPE में देखें तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों समांतर रेखाएं हैं, इसको एक तिर्यक रेखा काटती है, तो संगत कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये कोण इस कोण के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि 90 अंश है, और जब दो ये कोण बराबर हो गए तो ये कोण अपने आप तीसरे कोण के बराबर होगा। यानी ये दोनों त्रिभुज कैसे हैं, समरूप हैं। और आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज PAD तथा त्रिभुज PBP क्या है, समरूप है, इसलिए संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो अगर इस त्रिभुज का आधार लें तो इस त्रिभुज का आधार में क्या लूँगा, AD, इस त्रिभुज का आधार में क्या लूँगा, AD, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया AD बटे इस त्रिभुज का आधार मैं लूँगा, संगत भुजाएं लेनी है तो इसका आधार क्या लूँगा मैं, P बराबर इस त्रिभुज का लंब अगर मैं लूँगा तो क्या लिखूँगा, PD, और अगर इस त्रिभुज का लंब लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, B बराबर इस त्रिभुज का कर्ण मैं लिखूँगा तो क्या लिखूँगा, AP बटे इस त्रिभुज का कर्ण मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, PB। मुझे लगता है कि ना समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रिय बच्चों, अब यहाँ से हम देखते हैं कि AD कितना है मेरे बच्चों, x माइनस x1 है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया x माइनस x1 बटे P की वैल्यू कितनी है, P की वैल्यू यहाँ पर कितना लिखा हुआ है, x2 माइनस x लिख दिया बराबर PD की वैल्यू आपको लिखा हुआ है y माइनस y1 लिख दिया बटे B की वैल्यू कितनी है, y2 माइनस y1। AP को हमने कितना माना, A से P तक की दूरी अगर हम क्या मानते हैं, n मानते हैं, तो AP और PB, AP बटे PB लिखा हुआ है, यानी AP और PB का अनुपात, और AP और PB का अनुपात किसके बराबर है, m और n के अनुपात के बराबर है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया n बटे n। क्लियर हो गया होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से समझ में आ गया होगा, एकदम क्लियर हो गया होगा, चित्र समझ में आ गया होगा। अगर इसीलिए मैंने अलग से लिख भी दिया हो, कोई समस्या होगी तो पूछ सकते हैं, मुझे लगता है कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब प्रिय बच्चों, मैं आगे यहाँ से बढ़ता हूँ, तो अब इस चित्र की कोई ज़रूरत नहीं रह गई है, उतार लीजिएगा, चित्र बना लीजिएगा। अब यहाँ से हम लोग बढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, x माइनस x1
देयरफॉर x माइनस x1 अपान x2 माइनस x इज इक्वल टू m अपान n। यानी पहले अनुपात को तीसरे अनुपात के हमने क्या कर दिया, बराबर कर दिया, और दूसरे अनुपात को तीसरे अनुपात के बराबर कर रहा हूँ, यानी y माइनस y1 अपान y2 माइनस y इज इक्वल टू m अपान n। अब यहाँ से मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो nx माइनस nx1 इज इक्वल टू mx2 माइनस mx, और यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, ny माइनस ny1 इज इक्वल टू my2 माइनस my। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे, x को माइनस mx से इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस mx, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ देयरफॉर माइनस mx इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस mx, और प्लस क्या हो गया nx इज इक्वल टू यहाँ पर क्या है mx2, और ये माइनस इधर आ क्या हो गया प्लस, पक्षांतर करने पर चिन्ह बदल जाएगा तो nx1 हो गया। इसी तरह से इसको my है, y यहाँ पे, यहाँ by है, तो इसको इस तरह पक्षांतर करेंगे तो क्या मिलेगा, my प्लस ny इज इक्वल टू my2 प्लस my। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब यहाँ से दोनों में x मौजूद है तो x को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, क्या मिला यहाँ पर m प्लस n इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1, यहाँ पर भी y कॉमन हो गया तो क्या मिला m प्लस n, और यहाँ पर क्या मिला my2 प्लस ny। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ से x इज इक्वल टू किसके आ गया, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n। ये मल्टीप्लाई में इधर आ क्या हो गया, डिवीजन में हो गया, और इसी तरह से y बराबर क्या आ गया, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। ये आपका फार्मूला हो गया। तो जो फार्मूले आप रट रहे थे उसको आपको बताया जा रहा है कि कैसे, हालांकि देखिए ये चीज़ें इसलिए बताई जा रही कि आपके मन की जो है, जो क्रिएटिविटी है, जो सोच है वो डेवलप हो, आपके मन में चित्र बनना शुरू हो जाए, आपको सवाल कैसे लगाना है। क्योंकि अगर यही सूत्र याद रखेंगे तो जहाँ तो फिर आप कक्षा 2 की बातें हो गई कि सर जी इसमें क्या पूछा, गुणा पूछा कि भाग पूछा कि जोड़ पूछा, बस वही कर देना। तो नहीं, आप कक्षा 11 की क्लास 11 में पहुंच गए हैं, IIT की तैयारी कर रहे हैं और सारे कंपटीशंस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको वो सारी बातें आपके दिमाग में फिगर बनना चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो उस लेवल से आपको बताया जा रहा है कि आप मेहनत करें। तो आपने यहाँ पर सीखा कि अगर दो बिंदु x1, y1 और x2, y2 हैं, कोई बिंदु P x, y इस प्रकार है कि वो उन्हें यम अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है, तो उस बिंदु का, जिस बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करने के लिए x बराबर क्या होगा, mx2 प्लस nx1 अपान m प्लस n, और y इज इक्वल टू किसके होगा, my2 प्लस ny1 अपान m प्लस n। इसी तरह से अगर बाह्यता विभाजन की बात होगी तो जहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा वहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यानी x बाह्यता विभाजन के लिए यही सूत्र, सारी बातें यही होंगी। बाह्यता विभाजन के लिए, बाह्यता विभाजन के लिए क्या होगा, x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस n, और y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n होगा। तो ये आपको जानना है कि अगर अंतः विभाजन होगा तो बीच में प्लस का चिन्ह होगा, और बाह्यता विभाजन होगा तो बीच में माइनस का चिन्ह। इसका डेरिवेशन नहीं बताया जा रहा है क्योंकि सेम प्रोसेस है, सेम चित्र बनाएंगे, दो समरूप त्रिभुज लेंगे, चित्र इस तरह बनाएंगे, बस फर्क क्या होगा, जहाँ पर वहाँ पर बिंदु P बीच में था, यहाँ पर बिंदु B बीच में है, तो बस वहीं से अंतर हो जाएगा और आपको ये आंसर मिलेगा। तो आपको समझ में आ गया होगा, मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या सीखा आज हम लोगों ने कि अगर दो बिंदु हैं, उनके बीच दो बिंदु
एक बिंदु x1 कामा y1 है, दूसरा बिंदु x2 कामा y2, तो उनके बीच की दूरी d बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, और d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और हमने क्या सीखा कि अगर दो बिंदु x1 कामा y1 हैं और x2 कामा y2 हैं, एक ऐसा बिंदु P जिसका निर्देशांक x कामा y है, अगर उनको अंतः m अनुपात n के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो उस बिंदु का निर्देशांक x बराबर mx2 प्लस nx1 अपान n प्लस n होगा, और y इज इक्वल टू my2 प्लस ny1 अपान n प्लस n होगा। अगर वही बिंदु P उन दोनों के बीच में ना होकर बाहर हो, यानी बाह्यता विभाजित करता हो, m अनुपात n के अनुपात में बाह्यता विभाजित करता हो, तो उस बिंदु का निर्देशांक x इज इक्वल टू mx2 माइनस nx1 अपान m माइनस 1, और y इज इक्वल टू my2 माइनस ny1 अपान m माइनस n। इससे संबंधित कुछ सवाल हम लोग तुरंत सीखेंगे, मतलब कल सबसे पहले वही सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, ताकि जितने भी टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ उससे संबंधित कुछ उदाहरण वहीं पर बता दे रहा हूँ, ताकि आप उनके समझ में आ जाए कि हमको उस फार्मूले को कैसे अप्लाई करना है। बस आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल। धन्यवाद।